हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण गतिविधि पर, एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर, और ये घटना जुड़ी हुई है अफ्रीकी देश लीबिया से। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि लीबिया में हाल ही में यानी बीते रविवार को ही बहुत ही भयंकर बाढ़ की स्थिति देखी गई, और इस भयंकर बाढ़ के कारण लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए हैं और 2500 या फिर कहें 3,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये काल के गाल में समा गए हैं, और इसी वजह से यह जो टॉपिक है, यह मुद्दा अपने आप में बहुत ही चिंता दर्शाने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी जानने वाली बात है कि आखिर कौन सी ऐसी घटना घटी, कौन सा ऐसा तूफान आया जिसके कारण इतनी बड़ी बाढ़ की त्रासदी देखी गई। यहां तक कि कहा जा रहा है कि बीते 100 वर्षों में बहुत भयंकर त्रासदी इसे कहा जा सकता है। यहां तक कहा जा रहा है कि बीते 100 वर्षों में बहुत भयंकर त्रासदी ये रही है ना। ये सारी बातें यहां पर हम सभी को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे की क्या कुछ महत्वपूर्ण वजहें रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिए कि आखिर जिस लीबिया की हम बात कर रहे हैं वह अफ्रीका के किस हिस्से में पड़ता है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप, बहुत बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इसके उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, और इसी भूमध्य सागर के पास एक तटीय देश है लीबिया, और इसी लीबिया में यह तूफान देखा गया है। इस तूफान का नाम क्या है? इसका नाम है डेनियल। ध्यान रखिएगा, डेनियल नाम का यह तूफान ऐसा नहीं है कि केवल अभी बीते रविवार को ही इसका प्रभाव देखा गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बीते महीने में ग्रीस से उत्पन्न हुआ यह तूफान कई सारे देशों को अपने चपेट में लाता रहा है, और इसी बीच यहां पर लीबिया में भी इसने भयंकर तबाही मचाई है। तो एक चीज तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि भाई इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीस से। क्लियर? अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि आखिर लीबिया में क्यों इस तरीके से इसने इतनी बड़ी त्रासदी दर्शाई है, इसके पीछे की जो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो क्या कुछ है ना। देखो, यदि हम इसको मानचित्र के माध्यम से और विस्तार से देखें तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहां पर लीबिया है, और यह इसकी राजधानी है त्रिपोली, और यहां पर मिस्र है, यहां पर सूडान है, फिर आजू बाजू में और भी तमाम देश हैं, है ना। कई बार मानचित्र में भाई इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि भाई कोई भी ऐसा देश यदि किसी कारणवश चर्चा में रहता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक स्तर पर, तो फिर उससे जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं। जैसे कि अभी 2023 में ही यूक्रेन से संबंधित एक सवाल बनाया गया था कि यूक्रेन से आजू बाजू में जो भी देश हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, IAS प्री 2023 में। वैसे ही यहां पर लीबिया की यदि हम बात करें तो लीबिया के आजू बाजू में जो भी देश हैं वो यहां पर आप समझ सकते हैं मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, और ये उत्तर में भूमध्य सागरीय स्थिति। मैंने आपको यह भी बताया कि ग्रीस से इस तूफान की उत्पत्ति हुई थी। क्या नाम था? डेनियल, और इसने तुर्की और इजिप्ट और लीबिया जैसे जो क्षेत्र हैं इनको प्रभावित किया है। लेकिन लीबिया में जो भयंकर तबाही मचाई है, इसके पीछे की क्या महत्वपूर्ण वजह रही होगी, इसको टटोलना होगा, तलाशना होगा। इससे पहले मैं आपको इसका मानचित्र फिर से एक बार दिखाऊं जो यह दर्शाता है कि इस तूफान के आने के पहले या फिर कहें इस बाढ़ के आने के पहले जो स्थिति थी लीबिया की, या फिर लीबिया में जो एक खास शहर है डेरना शहर, उसकी जो स्थिति थी वो, और उसके बाद की जो स्थिति रही वो, दोनों आप यदि देखें तो आपको लग सकेगा कि अच्छा, बाढ़ के कारण कितनी बड़ी त्रासदी यहां पर देखी गई है। पानी पूरा का पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होते हुए पानी, बाढ़ के कारण जो पानी का प्रवाह है पूरी की पूरी इस क्षेत्र को कवर कर चुका है ना। तो इन्हीं परिस्थितियों को हमें यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत होगी। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि डेनियल तूफान का जो कहर है वह कहर बहुत व्यापक तौर पर देखा गया। मैंने आपको बताया भी कि बीते 100 सालों में एक भयंकर त्रासदी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा लीबिया में इससे भारी नुकसान की स्थिति देखी गई है, और
दिक्कत वाली बात यह है कि यहां पर राहत कार्य में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके पीछे की जो वजह है वह दोस्तों यह है कि लीबिया बीते लंबे समय से, लीबिया में लंबे समय से राजनैतिक संकट की स्थिति देखी जा रही है। राजनैतिक संकट। अब आप कहेंगे कि सर ये राजनैतिक संकट क्या चीज है भाई लीबिया में? यहां पर मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में जिक्र किया है कि जब 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की मृत्यु के बाद, उनकी तानाशाही समाप्ति के बाद एक वैक्यूम की स्थिति वहां पर क्रिएट हुई लीबिया वाले क्षेत्र में, और अलग अलग जो गुट हैं, अलग अलग जो सैन्य गतिविधियां हैं वो वहां पर देखी गई। और वैसे में दो महत्वपूर्ण फाड़ यहां पर देखा जा रहा है। वो जो फाड़ है वो एक पक्ष संयुक्त राष्ट्र समर्थित है और दूसरा पक्ष सैन्य समर्थित है ना। आप समझिए कि यदि एक घर में यदि दो अलग अलग मुखिया हो जाए, दोनों अपना प्रभाव जताने की कोशिश करें, तो वो उस घर की क्या स्थिति होगी? क्या सही निर्णय लिया जा सकेगा? क्या कोई निर्माण का कार्य सही समय पर सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा? नहीं ना। तो वैसे ही स्थिति लीबिया की उस समय से लेकर के अभी तक रही है। दो अलग अलग ये जो फाड़ हैं, जो अलग अलग जो ये पक्ष हैं, ये अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते रहते हैं। जहां एक पक्ष कहता है कि नहीं हम महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं हम महत्वपूर्ण है, और एक हिंसक गतिविधि का दौर लंबे समय से चला रहा है और इसका खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से राहत कार्य में परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन अब जो मूल मुद्दा है, ये तो हम लोगों ने एक खाका खींच लिया कि अच्छा इस तरीके की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि साहब ये बताइए कि जो ये डेनियल तूफान की आप बातचीत कर रहे हैं, क्या यह तूफान इतना अधिक प्रभावशाली था कि इतनी बड़ी त्रासदी का यह कारण बन गया? आखिर क्या ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? देखो, यहां पर जो विशेषज्ञों के स्तर पर जानकारी दी गई है उसमें तीन बातों को सामने रखा गया है ना। पहली बात जो सामने रखी गई है दोस्तों, उसमें यह कहा गया है कि चरम मौसमी गतिविधि पहला जो फैक्टर है इस त्रासदी के संदर्भ में यह कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है सुभेद्य भौगोलिक स्थिति, है ना। और तीसरा कहा जा रहा है अवसंरचनागत कमजोरी। कमजोरी कहें या फिर जो एक अव्यवस्था की स्थिति है, अवसंरचनागत अव्यवस्था भी आप कह सकते हैं, कमजोरी भी आप कह सकते हैं, जो भी आप इसको नाम दें। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे फैक्टर्स विशेषज्ञों के द्वारा यहां पर दर्शाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं इस त्रासदी के संदर्भ में। जो पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है वह क्या है? चरम मौसमी गतिविधि। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो डेनियल तूफान है इसकी उत्पत्ति ग्रीस से होती है और देन फिर यह इस पार्टिकुलर रीजन को यह तूफान प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां पर है ये डेरना, है ना, जहां पर सबसे अधिक त्रासदी की स्थिति देखी गई है। ठीक है, यहां पर ये जो है भूमध्य सागर वाला इलाका है, जो यहां पर इस मैप के माध्यम से आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, जो डेनियल तूफान है इसकी उत्पत्ति इस वाले रीजन से होती है ना। ध्यान रखिएगा, इस वाले रीजन से इसकी उत्पत्ति होती है और देन फिर इसकी उत्पत्ति होती है और देन फिर ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यह प्रवेश करती है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर यहां पर जो चक्रवात वगैरह उत्पन्न होते हैं वो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि उनमें कुछ
कमजोरी की स्थिति आती है, वो थोड़ा कमजोर होते हैं, उनका प्रभाव कमजोर होता है, क्षीण होता है, और उसे मेडिकेन कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेडिकेन के तौर पर इनके प्रभाव में कमी, है ना, इनको मेडिकेन की संज्ञा दी जाती है, मेडिकेन, है ना। इसका लक्षण क्या है कि भाई इन तूफानों के प्रभाव को कम कर देता है या फिर इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है ना। बहुत अधिक के लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं होते हैं, बहुत समय तक इनका प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन इस वर्ष की स्थिति की यदि हम बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पहले की तुलना में इस वर्ष 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, तापमान में बढ़ोतरी इस वर्ष, है ना। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब यह तूफान इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था तो इसको और अधिक पानी की मात्रा मिली। भाई उष्ण क्षेत्र है, उष्ण महासागरीय स्थिति है, तो फिर और अधिक जलवाष्प इसको मिला, है ना। और अधिक जलवाष्प मिला तो जो इसको कमजोर हो जाना चाहिए था, यह कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो गया। और जब और मजबूत हो गया तो भाई इस वाले क्षेत्र में जब ये आया तो ये धर के धो दिया, है ना। और लीबिया की इस पार्टिकुलर रीजन, और ये ध्यान रखिए, हम देख रहे हैं ना कि भाई ये कोस्टल रीजन है, तटीय इलाका है, और डेरना वाला जो क्षेत्र है ये इस वाले इलाके में, डेरना वाले क्षेत्र में एक डेरना नदी बहती है, जो कि डेरना जो शहर है लीबिया का, उसको 2 भागों में विभाजित करती है ना। और जब ये तूफान का प्रभाव इस इलाके में आने लगा बहुत सशक्त होकर के, तब फिर इस नदी ने जो तबाही मचाई, उस तबाही का मंजर अभी हम लोग देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी गतिविधियां यहां पर निकल करके सामने आ जाती है। तो पहला जो एक फैक्टर है वह अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई चरम मौसमी गतिविधि किस तरीके से इस त्रासदी के लिए एक बहुत बड़ा कारक साबित हुई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर हम लोगों ने देखा वह है सुभेद्य भौगोलिक स्थिति, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे डेरना नदी, जो कि डेरना शहर को 2 भागों में विभाजित करती है, वह सामान्य तौर पर जब प्रवाहित होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तूफान के कारण पानी की मात्रा में इजाफा हुआ। जो बांध था डेरना शहर के आसपास में 2 बांध थे, वो बांध टूट गए और पानी अनियंत्रित तरीके से पूरे क्षेत्र में फैल गया, और उसके कारण बहुत बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई। क्लियर। जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर उभर करके निकलता है वो है अवसंरचनागत कमजोरी। ये मैंने आपको पहले भी संकेतित किया कि भाई किस तरीके से 2 अलग अलग फाड़ हैं, 2 अलग अलग पक्ष हैं लीबिया में। जो एक तरफ संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में त्रिपोली से वह शासन संभालता है, चूंकि लीबिया की राजधानी त्रिपोली है ना। तो वहां से वो नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है, शासन प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वहीं जो दूसरा पक्ष है वह अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, और ऐसे में जो सामाजिक और आर्थिक विकास का कार्य होना चाहिए था उस पार्टिकुलर देश में, उस पार्टिकुलर देश के अलग अलग हिस्सों में, वह उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। तो ये जो 2-3 तमाम वजहें हैं यहां पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस मानचित्र को भी आप ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से डेनियल तूफान का प्रभाव आगे की ओर बढ़ता है और किस तरीके से लीबिया को यह प्रभावित करता है ना। तो ये जो तमाम गतिविधियां यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा समझ में आई होगी, और यदि आपको यह चर्चा समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बताइएगा, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी मैं आपको दूंगा, उस सवाल का भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ ही यदि आप नए बैच के तौर पर हम सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर
एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है 16 सितंबर से शाम में 6 बजे से। आप अभी यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें इंग्लिश या हिंदी तीनों माध्यमों में किसी भी माध्यम में आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस बैच को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और इसके लिए आपको करना केवल है दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। लेकिन जाते जाते इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत अधिक हौच-पौच वाला सवाल मैंने नहीं दिया है। सवाल है, चर्चा में रहे डेरना और बेनगाजी शहर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तुर्की, ग्रीस, लीबिया और हंगरी। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।